ओके। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज इंग्लिश का एग्जाम्स भी था और कुछ बच्चे का चल रहा है अभी। तो उन सब का एग्जाम्स तो बहुत अच्छा जा रहा है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्स आपका है वो एनवीएस का है। एनवीएस का इंडिविजुअल चैप्टर करके हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं और यूनिट 1 to 3 ऑलरेडी ले चुके थे जो अपलोडेड है। अभी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 और 5। तो आप सबका तहे दिल से VTS क्लासेस में स्वागत है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझ के जाना। एग्जाम सच में बहुत अच्छा जाएगा। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनका एग्जाम सच में अच्छा गया होगा अगर उन्होंने इंग्लिश का भी देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर नंबर जो 4 है, यूनिट 4, ये है डिजास्टर अवेयरनेस। पहला क्वेश्चन है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा विनाशकारी घटना जो हमारे प्रकृति की जो शक्तियां हैं ना, प्रकृति यानी कि जो नेचर्स की वजह से होता है। जैसे आप बोल सकते हो भूकंप हो गया, तूफान हो गया या बाढ़ हो गया, जो लोगों की लाइफ, प्रॉपर्टी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ना उसको नुकसान पहुंचा सकता है। ये डिजास्टर्स वेदर पैटर्न या दूसरे जो नेचुरल एलिमेंट्स है ना उसके कारण ट्रिगर हो सकता है। कई बार अगर हम नेचर से खिलवाड़ करते हैं जिसके कारण हमें ये सब भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल हैजार्ड। नेचुरल हैजार्ड का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो जान माल का नुकसान या दिक्कत पैदा कर सकता है, जैसे इंसान की या तो जो हमारे मवेशी वगैरह है उसकी नुकसान हो सकता है। जैसे भूकंप हो गया, तूफान हो गया या अनसेफ वर्क प्रैक्टिस, यानी एक ऐसे जगह पे आप काम कर रहे हो जो सेफ्टी नहीं है। तो इन हैजार्ड्स के समय पे पता लगाना और उन्हें कंट्रोल करना जरूरी होता है ताकि हम अपनी सुरक्षा को इंश्योर कर सकें। इसे बोलते हैं नेचुरल हैजार्ड। नेक्स्ट है आपका डिस्कस दी क्लासिफिकेशंस ऑफ डिजास्टर्स। सर क्लासिफिकेशंस ऑफ डिजास्टर्स क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। जो पहला है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। पहला है नेचुरल डिजास्टर्स, दूसरा है मैनमेड डिजास्टर्स। तो सर नेचुरल डिजास्टर्स क्या होता है? ये डिजास्टर्स जो भी हमारा प्रकृति है ना उसकी फोर्सेस से होता है। जैसे आप भूकंप बोलते हो, तूफान बोलते हो या बाढ़ बोलते हो, इसे हम नेचुरल डिजास्टर्स बोलते हैं। मैनमेड डिजास्टर्स क्या है? इसको एंथ्रोपोजेनिक भी बोलते हैं। ये डिजास्टर्स इंसान के कारण होता है, ह्यूमंस के कारण होता है। जैसे न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, पॉल्यूशंस या टेररिज्म्स, इसे हम मैनमेड डिजास्टर्स बोलते हैं। ड्यूरेशंस एंड टाइमिंग का मतलब क्या है? ये डिजास्टर्स कभी सडनली हो सकता है, जैसे भूकंप कभी भी आ सकता है, और कभी धीरे धीरे, जैसे सूखाग्रस्त ड्रॉट होता है ना, वो एकाएक नहीं आता है, वो धीरे धीरे करके आता है। नेक्स्ट है स्केल ऑफ इम्पैक्ट। कुछ डिजास्टर छोटे एरिया को अफेक्ट करते हैं जबकि कुछ जो है ना वो लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट। ये डिजास्टर्स लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट या डेथ। क्लियर है? नेक्स्ट है व्हाट डू मीन बाय जियोलॉजिकल हैजार्ड्स। व्हाट डू मीन बाय जियोलॉजिकल हैजार्ड्स? जियोलॉजिकल हैजार्ड्स क्या है? जियोलॉजिकल हैजार्ड्स का मतलब है ऐसा नेचुरल प्रोसेस जो अर्थ के इंटीरियर से होता है, गर्भगृह जिसको हम बोलते हैं। जैसे भूकंप या वोल्केनिक इरप्शन नीचे से होता है, इसे हम जियोलॉजिकल हैजार्ड्स बोलते हैं। मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स क्या होता है? मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स का मतलब है वेदर से जुड़े हुए जो डेंजर्स हैं, जैसे ह्यूरिकेन्स, टोर्नेडो, साइक्लोन जिसको आप नाम दे देते हो, या ब्लिजार्ड्स, इनके वजह से होता है। व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोलॉजिकल हैजार्ड्स?
हाइड्रोलॉजिकल हैजार्ड्स पानी से जुड़े हुए होते हैं, जैसे बाढ़ हो गया, सूखाग्रस्त हो गया या लैंड स्लाइड्स हो गया, इसको हम हाइड्रोलॉजिकल हैजार्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। सर बायोलॉजिकल हैजार्ड्स बायोलॉजी से जुड़े डेंजर्स होते हैं, जैसे बीमारियां या पेंडेमिक्स जो आता है, जो इंसानों में फैल सकती है और उनको नुकसान कर सकती है, उसको हम बायोलॉजिकल हैजार्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लड। फ्लड तब होता है जब पानी अपने नॉर्मल बाउंड्री से बाहर आ जाता है, जैसे जब बारिश के कारण नदियां अपने किनारे से बाहर आ जाता है, उसे हम फ्लड बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉट। ड्रॉट तब होता है जब काफी लंबे समय तक बारिश नहीं होता है, जिससे पानी की कमी हो जाती है और उसका असर खेती या जीवन और इकोनॉमी पे होता है। अर्थक्वेक हम सबको पता है, जो अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है। अर्थक्वेक क्या है? जो भी भूकंप जो होता है ना, वो प्राकृतिक जो भी हमारा घटना है ना, उसकी वजह से होता है। यानी धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ना, वो हिलती है और से धरती जो है ना, वो हिलने लगता है, जिससे जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है या जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये जो हमारा घर वगैरह है ना, ये गिरने का खतरा जो है ना, ये बढ़ जाता है। भूकंप की जो इंटेंसिटी है ना, वो अलग अलग हो सकता है, याद रखना। कुछ भूकंप हल्का होता है और जबकि कुछ इतना ज्यादा तेज होते हैं कि मैसिव विनाश का कारण बन सकता है। व्हाट डू मीन बाय सुनामी? सुनामी बड़े पैमाने पर जो भी समुद्री लहरों को एक सीरीज है, आप समझ के चलो, जमीन के नीचे की मूवमेंट से होता है। किससे होता है? जमीन के नीचे की मूवमेंट से होता है, जैसे अंडर वाटर्स भूकंप या वोल्केनिक इरप्शंस। ये लहरें काफी तेज होती है और जब कोस्ट पे यानी कि जो किनारे के तरफ वो आती है, तो उसमें कोस्टल एरिया को काफी नुकसान पहुंचाती है। जैसे बंगाल में जो हमारा दीघा वगैरह है, उसमें काफी नुकसान होता है। सुनामी से बचने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स काफी जरूरी होता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू मीन बाय साइक्लोन्स? सर साइक्लोन्स क्या है? देखो, साइक्लोन्स एक आप बोल सकते हो नेचर्स वेदर फिनोमिनन्स है, जिसमें स्ट्रॉन्ग रोटेटिंग वाइंड्स होते हैं, मतलब जो है ना घूमता रहता है, जो एक लो प्रेशर सेंटर के इर्द गिर्द घूमता है। किसके इर्द गिर्द घूमता है? लो प्रेशर सेंटर के इर्द गिर्द घूमता है। साइक्लोन को अलग अलग रीजन्स में भी ह्यूरिकेन्स या टाइफून्स हम कहते हैं। ये तेज बारिश, स्टॉर्म्स और बाढ़ लेकर के आता है, जो काफी डैमेज कर सकता है। नेम फ्यू साइक्लोन्स वार्निंग सिस्टम इन इंडिया। एरिया साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है, नेशनल साइक्लोन वार्निंग सिस्टम, ऐसे कुछ साइक्लोन सिस्टम वार्निंग सिस्टम है इंडिया में। क्लियर है? नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं व्हाट इज दी मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन इवेंट रिकॉर्डेड इन इंडिया। इसका नाम है भोला साइक्लोन। ये 1970 में आया था, याद रखना। इंडिया में सबसे पावरफुल साइक्लोन 1917 के भोला साइक्लोन को माना जाता है। लिस्ट द इंडियन स्टेट्स आर अफेक्टेड और इंपैक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन। इंडिया में हर साल 2-4 ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल स्टेट्स जो है ना, इसको ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ये याद रखना, 2 से 4 ट्रॉपिकल साइक्लोन आना ही आना है, आता भी है। लिस्ट द इंडियन स्टेट्स दैट एक्सपीरियंस द इंपैक्ट ऑफ अम्फान एंड आइला साइक्लोन। हर कोई, हम लोग बंगाल में रहते हैं तो हम सबको पता है अम्फान और आइला साइक्लोन क्या है। अम्फान साइक्लोन 2020 में इंडिया में आया था और इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट वेस्ट बंगाल और उड़ीसा पे पड़ा था। और आइला साइक्लोन जो है ना, आइला साइक्लोन 2009 में आया था और इसका भी सबसे ज्यादा इंपैक्ट वेस्ट बंगाल और उड़ीसा पे ही पड़ा था। व्हाट आर दी अदर नेम्स ऑफ साइक्लोन इन डिफरेंट रीजन्स? हम जैसे कैरेबियन सी में ह्यूरिकेन्स के नाम से जानते हैं, चाइना सी में हम टाइफून्स जानते हैं, इंडियन ओशियन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, जापान में तैफू बोलते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में बच्चों विली विल्स बोलते हैं, फिलीपींस में बॉगियो बोलते हैं और यूएसए में टर्नेडो बोलते हैं। व्हाट डू मीन बाय आई ऑफ साइक्लोन? साइक्लोन एक आई है, यानी उसका सेंटर एक ऐसे ट्रैंक्विल एरिया के तरफ होता है जहां सुकून होता है, यानी उसके आसपास वो जेंटल वाइंड चलती रहती है और इसका साइज जो है ना, वो 10 से 30 किलोमीटर के बीच में होता है। आई ऑफ साइक्लोन याद रखना। लैंडस्लाइड्स क्या है? लैंडस्लाइड तब होता है जब मिट्टी या चट्टान
का एक बड़ा हिस्सा झुलस कर नीचे गिरता है। ये हेवी रेन, कंस्ट्रक्शंस या फॉरेस्ट क्लियरिंग जैसे फैक्टर्स के कारण आ सकता है, याद रखना। व्हाट डू मीन बाय अवलांचा? सर ये क्या है? अवलांचा तब होता है जब बर्फ या चट्टान का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी से नीचे की तरफ गिरता है, जो नीचे की एरिया को ढक सकता है और बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है। मीनामाता डिजास्टर्स का मतलब क्या है? मीनामाता डिजास्टर जो है ना, वो 20वीं सेंचुरी के बीच में जापान में हुई था, जब एक कंपनी ने मरकरी के समुद्र में छोड़ दिया। मरकरी को कहाँ छोड़ दिया था? समुद्र में छोड़ दिया था, जिससे पानी और जो मशीन्स वगैरह है ना, वो काफी ज्यादा डैमेज हो गए थे। इसके कारण लोगों को न्यूरोलॉजिकल यानी कि दिमाग से जुड़े हुए डिसऑर्डर और बर्थ डिफेक्ट होने लगा था। ये इंसिडेंट ने ग्लोबल लेवल पर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और मरकरी पॉल्यूशन को स्टैंडर्ड्स को रिकंसिडर करने पे मजबूर कर दिया। यानी ये वैसा ही बिल्कुल था जैसा हिरोशिमा और नागासाकी में बम परमाणु एटम्स गिरा था। व्हाट डू मीन बाय भोपाल गैस ट्रेजिडी? सर भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में कौन नहीं जानता है? भोपाल गैस ट्रेजिडी जो 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था, एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था। इसमें यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की पेस्टिसाइड फैक्ट्री से टॉक्सिक गैस लीक हो गया था, जिससे हजारों लोग मर गए और भी लोग बीमार पड़ गए, और ये वर्ल्ड की सबसे डिवास्टेटिंग इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में से एक है, याद रखना। व्हाट डू मीन बाय फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर्स? हर कोई जानता है इस सब के बारे में। फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर जापान में 11 मार्च 2011 को हुई थी, जब एक पावरफुल भूकंप और सुनामी ने न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा दिया था। इस इंसिडेंट के बाद रिएक्टर्स से रेडियो एक्टिव मटेरियल्स लीक हो गया, जिससे काफी पॉल्यूशन हुआ और लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ गया था। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन केदारनाथ फ्लड। केदारनाथ फ्लड जून 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ वैली में हुई थी। ये एक नेचुरल डिजास्टर था, जिसमें एक्सेसिव रेनफॉल के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड हुई, जिससे काफी लोगों की जान चला गया था, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। केदारनाथ की एरिया पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन, हम सब जानते हैं, हम सब दिल से, हम लोग का सपना होता है केदारनाथ जाना, डेस्टिनेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन इस डिजास्टर ने काफी विनाश किया। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपका है, व्हाट डू मीन बाय साइक्लोन आइला? मैं बात कर चुका हूं। साइक्लोन आइला जो है ना, मई 2009 में आया था, बे ऑफ बंगाल की एरिया में आया था, जिससे इंडिया और बांग्लादेश में काफी डिस्ट्रक्शंस हुआ। इस साइक्लोन ने हेवी रेन, स्टॉर्म, सर्जेस और फ्लड लेकर के आया, जिससे ह्यूमैनिटेरियंस और इकोनॉमिक नुकसान हुआ। कोविड-19 की बात करते हैं। कोविड-19 जो है ना, एक इन्फेक्टियस डिजीज है जो कोरोना वायरस सार्क, आपने नाम सुना होगा, कोव-2 से होती है। ये 2019 में चाइना के वुहान सिटी जो है ना, उसमें पहली बार नोटिस किया गया था, और धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये फैल गया। और ये डिजीज रिस्पिरेटरी सिस्टम जो आपका है ना, उसको इफेक्ट करती थी, और सीवियर कॉजेस में न्यूमोनिया और डेथ तक हो सकता था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल डिजास्टर एंड मैनमेड डिजास्टर्स? नेचुरल डिजास्टर जो है ना, वो प्राकृतिक फोर्सेस या प्रोसेस से होता है, जैसे भूकंप हो गया, तूफान हो गया और बाढ़ हो गया। ये प्राकृतिक फिनोमिना से एराइज होता है और इंसान के कारण नहीं होता, आप ये याद रखना। मैनमेड डिजास्टर्स वो होते हैं जो इंसान के कारण ही होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ऑयल स्पिल्स हो गया, न्यूक्लियर इंसिडेंट हो गया, ये ह्यूमन एरर्स या गलतियों के कारण होता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट्स। डिजास्टर मैनेजमेंट्स का मतलब क्या है? सिस्टमेटिकली स्ट्रेटेजी बनाना, प्लानिंग करना और एग्जीक्यूट करना, ताकि डिजास्टर्स को इम्पैक्ट को कम किया जा सके। इसमें प्रिवेंशन, रीडनेस, रिस्पॉन्स और रिकवरी के जो स्टेप्स लिए जाते हैं, जिससे डैमेज का जो मिनिमाइज है ना, उसको डैमेज को बहुत कम डिवाइस को कम मैक्सिमम नहीं मिनिमाइज किया जा सके, और कम्युनिटी का जो रिसाइलेंस है ना, वो बढ़ सके। इसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं। डिजास्टर वार्निंग सिस्टम्स क्या होता है? डिजास्टर वार्निंग सिस्टम्स एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम्स होता है, जो टेक्नोलॉजी और प्रोसेस को यूज करके डिजास्टर्स के आने से पहले लोगों को वार्न करने का काम करता है। इस सिस्टम्स को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ताकि लोग प्रिकॉशंस ले सके और डिजास्टर्स के नुकसान को मिनिमाइज कर सके। व्हाट इज साइक्लोन? सर साइक्लोन क्या होता है? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं।
साइक्लोन क्या होता है ये आपको अच्छी तरीके से पता है। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन हैजार्डस एंड डिजास्टर्स में क्या डिफरेंसेस है? मैं पहले हैजार्डस के बारे में पॉइंट्स बता देता हूँ। हैजार्डस का मतलब है कोई भी प्राकृतिक या इंसान के कारण होने वाली घटना या कंडीशंस जो नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे मैं अगर बताऊं भूकंप, बाढ़, तूफान या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ये हैजार्ड्स में आता है। हैजार्ड्स खुद में एक डिजास्टर नहीं होता है, लेकिन ये डिजास्टर्स के ट्रिगर कर सकते हैं। सर कैसे? यानी कि ये इसकी एक्सपोजर से है ना वो काफी ज्यादा होता है। हैजार्डस अपने इम्पैक्ट को के बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब ये जरूरी नहीं कि हैजार्ड डिजास्टर्स में बदले, लेकिन बिना डिजास्टर में बदले हुए भी ये इम्पैक्ट कर सकता है, नुकसान कर सकता है। डिजास्टर्स क्या है? डिजास्टर तब होता है जब एक हैजार्डस इवेंट से सिग्निफिकेंट नुकसान होता है लोगों को या तो इन्वायरमेंट्स को। डिजास्टर्स का इम्पैक्ट जो है ना वो हैजार्डस पॉपुलेशंस और एक्सपोजर्स पर डिपेंड करता है, याद रखना। डिजास्टर्स की सिविरिटी उसके इम्पैक्ट के स्केल से मेजर की जाती है, जैसे कितनी डेथ हुई है, कितनी इकोनॉमिक लॉस हुआ है, या सोशल डिसरप्शंस कितना हुआ है। ये आपका हैजार्डस की ये है पार्ट है। डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट फ्लड। फ्लड के बारे में बता रहा हूं। पहला अगर मैं बताऊं आपको एक एक करके बताऊं, फ्लड तो सबको पता है। फ्लड तब होता है जब पानी अपनी यूजुअल बाउंड्री से बाहर आ जाता है, जैसे नदी की जो अपना किनारा है ना उससे वो ऊपर काफी ऊपर आ गया। ये बारिश की वजह से होता है, स्नो मिल्ट की वजह से होता है, या तो स्टॉर्म सर्ज के कारण भी हो सकता है। तो फ्लड के कुछ टाइप्स है बता देता हूँ। रिवर फ्लडिंग्स है। रिवर फ्लडिंग्स क्या? जब नदी अपने बैंक से बाहर आ जाता है हेवी रेन या अब सो मिल्ट के कारण। फ्लैश फ्लडिंग्स क्या है? रैपिड और इंटेंस फ्लडिंग होती है, यूजुअली हेवी रेन के कारण विद इन अ शॉर्ट टाइम के अंदर काफी ज्यादा तेजी से बाढ़ फ्लश कर जाता है। कोस्टल फ्लडिंग क्या है? जब स्टॉर्म सर्ज या सुनामी से कोस्टल रीजन्स में पानी भर जाता है। और अर्बन फ्लडिंग क्या है? सिटीज में होती है जब ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है और पानी के रास्ता नहीं मिलता, यानी कि जो आप बड़ा बाजार वगैरह में काफी ज्यादा देखते हो, जब ज्यादा पानी ज्यादा बारिश होता है तो पूरा पानी लबालब भर जाता है। फ्लूवियल फ्लडिंग्स क्या था? जब एक्सेसिव रेनफॉल से नॉर्मली ड्राई एरिया में पानी क्या हो जाता है? भर जाता है। ये टाइप्स ऑफ फ्लड्स है। क्लियर कि नहीं है? ये मैंने आपको बता दिया। फ्लड मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है इसके बारे में बता रहा हूं। फ्लड मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? देखो सबसे पहला है प्रिपेयर्डनेस। क्या है? प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, रिकवरी, कम्युनिटी इंगेजमेंट्स, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन। सर क्या बोल रहा है? प्रिपेयर्डनेस का मतलब है पहले से रिस्क को आइडेंटिफाई करना, कम्युनिकेशन प्लान बनाना, स्टॉक सप्लाई रखना और अर्ली वार्निंग स्टैब्लिश करना। मिटिगेशन का मतलब होता है फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बनाना, ड्रेनेज इंप्रूव करना और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना। इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या है? इवैक्यूएट, शेल्टर्स और मेडिकल केयर प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज को ऑर्डिनेट करना और सिचुएशंस को मॉनिटर्स करना। रिकवरी क्या है? डैमेज को असेसमेंट्स करना, लोगों और बिजनेस की मदद करना और रीबिल्ड और अपडेट करना। कम्युनिटी इंगेजमेंट्स क्या है? एडुकेट करना, फ्लड इंश्योरेंस को प्रमोट करना और कम्युनिटी को प्लानिंग में इन्वॉल्व करना। इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्या है? बॉर्डर के अक्रॉस रिसोर्सेज शेयर करना और कोऑपरेशंस करना। क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन क्या है? क्लाइमेट इंपैक्ट को कंसीडर करना और सस्टेनेबल प्रैक्टिस अपनाना। ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट है डिस्कस डिटेल्स अबाउट टाइप्स ऑफ ड्रॉट। सर ये क्या है? देखो पहला तो मेट्रोलॉजिकल है, जो मैं ऑलरेडी बात चुका हूं, जब लंबे समय तक कम बारिश होती है जिससे वाटर शॉर्टेज हो जाता है। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, जब रिवर्स, लेक्स या ग्राउंड वाटर में सिग्निफिकेंट पानी की कमी हो जाती है। एग्रीकल्चर ड्रॉट, जब मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है जिससे क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाता है और यील्ड कम हो जाती है, उपजाऊ कम हो जाता है। सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट, जब वाटर शॉर्टेज के कारण इंडस्ट्रीज, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और फूड प्रोडक्शन प्रभावित होते हैं। इकोलॉजिकल ड्रॉट, जब इकोसिस्टम और नेचुरल एनवायरनमेंट प्रभावित होते हैं, इससे प्लांट और वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है। नेक्स्ट है फेमिन ड्रॉट, सबसे सेवियर टाइप्स जो फूड शॉर्टेज और फेमिन के कारण बनता है। कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल ड्रॉट, जब एक से ज्यादा टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ होते हैं जो मैनेज करना जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उससे कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल ड्रॉट बोलते हैं।
वाई डू फ्लड एंड ड्रॉट अकर्स? सबसे पहला कारण होता है फ्लड और ड्रॉट्स का हेवी रेनफॉल, एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग बारिश से रिवर्स ओवरफ्लो हो जाता है, फ्लड्स की कॉजेस बता रहा हूं। दूसरा होता है स्नो मेल्ट, माउंटेन्स में स्नो मेल्ट होने से डाउन स्ट्रीम एरिया में फ्लडिंग हो सकती है। तीसरा है स्टॉर्म सर्ज, ह्यूरिकेन्स या साइक्लोन से स्टॉर्म सर्ज आती है जो कोस्टल रीजन्स में फ्लडिंग के कारण बनती है। नेक्स्ट है आइस जैम्स, अरिड एरिया जितने भी है ना वहां पर आइस ब्लॉक होने से पानी के रास्ता जो है ना वो रुक जाता है जिससे ओवरफ्लो होता है। डैम फेल्योर्स, डैम या लेविस टूटने से डाउन स्ट्रीम एरिया में ना पानी फैल जाता है। ड्रॉट की कॉजेस भी बता देता हूं आपको, ड्रॉट के कॉजेस क्या है। देखो ड्रॉट का जो कॉजेस है इसमें है बिलो एवरेज रेनफॉल, लंबे समय तक कम बारिश होने से वाटर रिसोर्सेज कम हो जाती है। हाई इवापोरेशन रेट्स, हॉट और ड्राई कंडीशंस में पानी जल्दी इवापोरेट हो जाता है जिससे ड्रॉट और सेवियर हो जाता है। क्लाइमेट चेंज, बदलती क्लाइमेट पैटर्न्स के कारण ड्रॉट ज्यादा फ्रिक्वेंट और सिवियर हो जाता है, ये भी याद रखना। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर के एक्सेसिव यूज करने रिसोर्सेज को डिप्लीशन कर देता है, खत्म कर देता है। डिफॉरेस्टेशन, ट्री रिमूवल्स लोकल क्लाइमेट्स को डिस्टर्ब कर देती है और रेनफॉल को कम कर देती है। नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, जो भी एल नीनो जैसे फिनोमेना वेदर पैटर्न्स को अफेक्ट करता है जिससे ड्रॉट ट्रिगर्स हो जाते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है, ये इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम्स होती है जो वार्म ओशियन वाटर्स के ऊपर बनता है। इन्हें अलग अलग रीजन्स में ह्यूरिकेन्स, अटलांटिक और नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक टाइफून्स, उसके बाद साइक्लोन्स इंडिया में बोलते हैं, और हेवी रेन, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स और स्ट्रॉन्ग सर्ज लेकर के आती है। एक्स्टर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये सर क्या होता है, ये ट्रॉपिक्स के बाहर बनता है और ये स्नो, रेन और स्ट्रॉन्ग वाइंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सब ट्रॉपिकल साइक्लोन सर क्या होता है, ये ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल फीचर्स को कंबाइन करता है और इनका वाइंड जो फील्ड है ना वो ब्रॉडर्स होते हैं। पोलर साइक्लोन्स, ये पोलर रीजन्स में बनता है और ये हेवी स्नोफॉल और स्ट्रॉन्ग वाइंड्स लेकर के आता है। नेक्स्ट, साइक्लोन के बारे में मैंने ऑलमोस्ट सारा डिस्कस कर लिया। ओके, लैंडस्लाइड क्या होता है, व्हाट काउजेस लैंडस्लाइड्स। अब लैंडस्लाइड्स क्या है, देखो लैंडस्लाइड जो है ना, अगर आपको मैं ध्यान से बताऊं, लैंडस्लाइड जो है वो कई टाइप के होते हैं, बट आप ये समझो जो सबसे पहला जो लैंडस्लाइड होता है वो किस वजह से होता है, हेवी रेनफॉल की वजह से होता है, हेवी रेनफॉल। दूसरा होता है स्टीप स्लोप्स, यानी मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, पहले रॉक फॉल भी समझ लो इसमें क्या होता है। जब एक स्टीप स्लोप से तेजी से ये जो है ना पत्थर गिरता है ना तो हमारा लैंडस्लाइड आता है। ये आपको अक्सर केदारनाथ हो गया या तो अरुणाचल प्रदेश वगैरह साइड में देखने को मिलता है। रॉक स्लाइड क्या होता है, जब एक बड़े पत्थर का जो मास है ना वो नीचे की तरफ मूव करता है तो उसे हम रॉक स्लाइड बोलते हैं। मड स्लाइड क्या है, इसको डिब्रिज फ्लो भी बोलते हैं। मड स्लाइड जब पानी, मिट्टी और डिब्रिज तेजी से क्या होता है, स्लोप से नीचे गिरता है। अर्थ फ्लो क्या होता है, ये स्लो मूविंग फ्लो होते हैं जो फाइन ग्रेन मटेरियल्स का जो सॉइल सैचुरेशन के कारण होता है। ये लैंड स्लिप क्या होता है, ये स्लो सॉइल और रॉक मूवमेंट्स के लिए जनरल टर्म्स है, ये होता ही रहता है लैंड स्लिप्स। अवलांचा क्या है, ये स्विफ्ट डिसेंट होता है जो स्नो, आइस और डेब्रिस के माउंटेन स्लोप से नीचे होता है। क्रिप्स क्या होता है, ये ग्रेजुअल और इम्प्रैक्टिकेबल सॉइल और रॉक मूवमेंट्स जो होता है ना उसकी वजह से टाइम के साथ बढ़ते चला जाता है। स्लम क्या होता है, जब सॉइल या रॉक का मास कर्व सरफेस के डाउनवर्ड मूव करता है। ये मैंने बता दिया आपको। राइट और नोट्स ऑन लैंड मैनेजमेंट प्रोसेस। पहला है रिस्क असेसमेंट। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और पोटेंशियल इंपैक्ट को एक्सेस करना पड़ता है, ये बहुत बड़ी रिस्क होती है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि लैंडस्लाइड का डिटेक्ट किया जा सके जो कब ये हो सकता है और कब कब खतरा महसूस हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, हाई रिस्क एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को रेगुलेट करना जरूरी है। इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, जो भी ऐसा एरिया है जो बहुत सेंसिटिव है वहां पर स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ेगा जिससे लोगों को बचाया जा सके। पब्लिक अवेयरनेस, कम्युनिटीज को लैंडस्लाइड रिस्क और इवैक्यूएशन प्लान के बारे में एजुकेट करना पड़ेगा। इमर्ज प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर्स के केसेस में रैपिड रिस्पांस प्लान रेडी रखना पड़ेगा। रिकवरी एफर्ट्स, पोस्ट लैंडस्लाइड इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो होता है ना और सर्विस को उसको रिस्टोर करना बहुत जरूरी होता है।
नेक्स्ट आता है रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। लैंडस्लाइड मैकेनिज्म्स और ट्रेंड को स्टडी करना बच्चों बहुत जरूरी है। व्हाट कॉजेस अर्थक्वेक? पहला है टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स। जब टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट हो जाती है तो उसके उनके जो बाउंड्री है ना, उससे फ्रिक्शन से एनर्जी रिलीज होती है जो अर्थक्वेक के कारण बनती है। सबडक्शन जोन, जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे प्लेट्स के नीचे चली जाती है तो इंटेंस अर्थक्वेक्स होते हैं, जैसे पैसिफिक रिंग्स या फायर में होता है ये। फॉल्ट्स, फॉल्ट्स क्या है? जब अर्थ क्रस्ट में फ्रैक्चर्स या फॉल्ट होते हैं तो सडनली मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक्स होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। माइनिंग हो गया, डैम हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया या हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग हो गया, जैसे ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी अर्थक्वेक ट्रिगर हो सकता है, याद रखना। ह्यूमन एक्टिविटी भी इस पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आइसोस्टेटिक और रिबाउंड, जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो क्रस्ट का जो ग्रेजुअल है ना, वो राइज होता है, वो बढ़ते चला जाता है, जिससे अर्थक्वेक होते हैं। स्ट्रेस एक्यूमुलेशंस एंड रिलीज, स्ट्रेस एक्यूमुलेशंस एंड रिलीज, तो टाइम के साथ जियोलॉजिकल फॉल्ट्स पे स्ट्रेस एक्यूमुलेट होते हैं और जब रिलीज होते हैं तो अर्थक्वेक आता है। लड़की नहीं है तो ये भी बहुत इससे भी बचना बच्चों बहुत जरूरी है। व्हाट कॉजेस सुनामी? पहला तो सुनामी का अगर मतलब मैं नॉर्मल बताऊं तो देखो, सुनामी आप सबको पता है ये कितनी खतरनाक होता है। जब आता है तो कई कोस्टल एरिया को नुकसान पर बहुत ज्यादा डैमेजेस पहुंचाता है। एक इसमें जो सुनामी का मैं बताऊं तो एक तो अंडर वाटर अर्थक्वेक की वजह से वोल्केनिक इरप्शन है, लैंडस्लाइड है, मेट्रो इम्पैक्ट्स है, ये सब चीज़ें है। अंडर वाटर एक्सप्लोशन है तो ये याद नहीं रखना है, वो नॉर्मल जो आपने फ्लड में सीखा वही सेम इसमें भी होगा, ड्रॉट्स में जो है वो सेम इसमें भी है। सुनामी मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है ये समझो। रिस्क असेसमेंट इसमें सेम है। सुनामी प्रोन एरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट सब में सिमिलर आएगा। हिस्टोरिकल डेटा को बेसिस पे रिस्क को एसेस किया जाएगा। दूसरे इसमें भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है। इसमें भी अलर्ट एंड नोटिफिकेशन है, इवैक्यूएशन प्लानिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन है, कम्युनिटी एजुकेशन है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, रिस्पांस एंड रिकवरी है, रिसर्च एंड मॉनिटरिंग है, रेगुलर रिव्यू है। क्लियर है? ओके। और इफेक्ट्स क्या होगा फ्लड एंड ड्रॉट्स का? प्रॉपर्टी डैमेज होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट होगा, हेल्थ रिस्क होगा, लॉस ऑफ लाइफ वार्निंग सिस्टम्स आर लैकिंग होगा, वाटर कंटेमिनेंट होगा, हेल्थ हैजार्ड्स होगा, एग्रीकल्चर डैमेज होगा, क्रॉप्स लाइव स्टॉक लॉस हो जाएगा, इरोशन होगा, इकोसिस्टम्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, ट्रांसपोर्टेशन इशू हो जाएगा, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकल कॉस्ट होगा। ड्रॉट का इफेक्ट क्या होता है? वाटर स्कैरसिटी हो जाएगा, क्रॉप फेल्यूर हो जाएगा, लाइफ स्टॉक वाइल्ड लाइफ हार्म होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा, हेल्थ रिस्क होगा, इकोसिस्टम स्ट्रेस होगा, वाइल्ड लाइफ रिस्क इंक्रीज कर जाएगा। ये सब कुछ है। तो आपको यहाँ तक क्लियर है? तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? यूनिट 5 है, रोल ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट। पहला क्या है? डिफाइन एनवायरमेंटल एजुकेशन। सर क्या होता है एनवायरमेंटल एजुकेशन? एनवायरमेंटल एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके एम है अवेयरनेस और नॉलेज को बढ़ाना। किसके अकॉर्डिंग? एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करना और नेचुरल वर्ल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंसर्न्स को फॉस्टर करना। कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को ये नेचर से रिलेटेड जो है उसके लिए इंप्रूव करेगा। इसमें इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल प्रैक्टिस के बारे में लोगों को सिखाया जाता है, याद रखना। क्विज में आपको मल्टीपल चॉइस आता है, ट्रू फॉल्स आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, मैचिंग आता है, शॉर्ट आंसर आता है, ऐसे आता है, मल्टीपल रिस्पॉन्स, पिक्चर क्विज, ये सब आता है। ये क्वेश्चंस भला के आएगा नहीं, मैं बता दिया आपको। फॉर्मल एजुकेशन ऑलरेडी हमने चर्चा किया हुआ है। फॉर्मल एजुकेशन स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनाइज लर्निंग को रेफर करता है जो इंस्टीट्यूट्स में होता है, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में इसे पढ़ाया जाता है और इसके बदले में आपको सर्टिफिकेट वगैरह, डिग्री वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन उन लर्निंग एक्सपीरियंस को रेफर करता है जो ट्रेडिशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बाहर होते हैं, जैसे आपकी हॉबी हो गया, पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, या कम्युनिटी इंटरेक्शन हो गया, सेल्फ डायरेक्टेड या स्पॉन्टेनियस लर्निंग होता है। ये सब हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ लर्निंग होता है, जो लेकिन ट्रेडिशनल फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम्स के बाहर होती है। इसका मेन फोकस गोल ओरिएंटेड लर्निंग पर होता है, जो स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव को मीट करता है, लेकिन ये डिग्री या फॉर्मल क्वालिफिकेशंस नहीं होता है, याद रखना। अलग अलग एजेंसी भी है जो इसके बारे में आपको नॉलेज
सिखाता है। जिसको इच्छा होगा ये कल्पवृक्ष है और बहुत सारे ये ग्रीन पीस इंडिया है, इन सब में जाकर एडमिशन्स ले सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट है व्हाट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक कंटिन्यूअस और सेल्फ मोटिवेटेड प्रोसेस है जिसमें इंसान अपनी पूरी जिंदगी के दौरान नॉलेज, स्किल्स और कंपिटेंसी को एक्वायर करता है। इसमें फॉर्मल स्कूलिंग के बियॉन्ड एजुकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी को सीख करना शामिल होता है। दुनिया की इवॉल्विंग डिमांड के साथ इसको अडेप्ट किया जाता है। पेडागोगी क्या है? पेडागोगी टीचिंग और एजुकेशनल मेथड की आर्ट और साइंस है जो स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट और गाइड करने के लिए यूज होता है। इसमें एजुकेटर्स के द्वारा स्टूडेंट्स को इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए स्ट्रेटेजी बनाने में मदद मिलती है। टेक्निक्स हो गया और प्रिंसिपल्स की इस्तेमाल किया जाता है। एंड्रागोगी क्या है? एंड्रागोगी भी एक टीचिंग और लर्निंग थ्योरी है जो एडल्ट लर्नर को एडुकेट करने की मेथड और प्रिंसिपल्स पे फोकस करता है। ये पेडागोगी से थोड़ा सा अलग है, मैं बोलूँगा, जो बच्चे और एडल्सेंस को पढ़ाने की थ्योरी है। एंड्रागोगी जो हमारा है ना, ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पर ज़्यादा जोर देती है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज को एम्फेसाइज भी करता है। एग्जीबिशन हम सब जानते हैं, एग्जीबिशन एक पब्लिक डिस्प्ले है या प्रेजेंटेशन होता है जिसमें आर्ट्स, ऑब्जेक्ट्स या इंफॉर्मेशन को शोकेस किया जाता है। ये स्पेसिफिक थीम या टॉपिक को एडुकेट, इंटरटेन या शोकेस करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। रोल प्लेइंग क्या होता है? रोल प्लेइंग एक रिक्रिएशनल या एजुकेशनल एक्टिविटी है जिसमें इंडिविजुअल स्पेसिफिक रोल या कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं। टिपिकली रियल लाइफ सिचुएशंस या सिनेरियो को सिमुलेट करते हैं जो उन्हें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और बिहेव को एक्सप्लोर करने में मदद करता है। क्विज एंड डिबेट्स क्या है? क्विज क्या है? एक ब्रीफ टेस्ट या असेसमेंट होता है जो क्वेश्चंस या टास्क के जरिए किसी के नॉलेज या स्किल्स को इवेल्युएट करता है। डिबेट क्या है? ये स्ट्रक्चर्स डिस्कशन या आर्गुमेंट्स होता है जिसमें अपोजिंग व्यू पॉइंट्स या आइडिया को प्रेजेंट, डिफेंड और चैलेंज किया जाता है। डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिबेट। फॉर्मल डिबेट होता है, इनफॉर्मल डिबेट होता है। फॉर्मल डिबेट ये स्ट्रक्चर्स डिबेट होती है जहां पर स्पेसिफिक रूल्स और फॉर्मेट के साथ में, जैसे पार्लियामेंट में जो डिबेट होता है इसमें क्लियर गाइडलाइंस और टाइमलाइंस होता है, उसके अंदर ही आपको बोलने पड़ते हैं। इनफॉर्मल डिबेट्स क्या होता है? ये लेस स्ट्रक्चर्स डिबेट होता है जो एवरीबडी जो होता है ना, हर कोई भी कन्वर्सेशन डेली या डिस्कशन में होता है। ये स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो नहीं करता है, जैसे ओपिनियन, आइडिया और आर्गुमेंट के कैजुअल एक्सचेंज होते हैं जो हम आपसे पूछ रहे हैं। फील्ड ट्रिप्स क्या होता है? फील्ड ट्रिप्स की अगर मैं बात करूं तो फील्ड ट्रिप्स एक एजुकेशनल एक्सकर्शन होता है जिसमें स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल या एक स्पेसिफिक लोकेशन जैसे म्यूजियम हो गया, पार्क हो गया या हिस्टोरिकल साइट विजिट करता है ताकि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल कर सके जो उनकी स्टडीज से रिलेटेड है। डेमोन्स्ट्रेशन सर क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन एक प्रैक्टिकल डिस्प्ले या एग्जीबिशन होती है जो किसी स्पेसिफिक प्रोसेस या स्किल्स को दिखाने या सिखाने के लिए की जाती है। प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट एक प्लान्ड और ऑर्गेनाइज इंडिवियर होता है जो टास्क और एक्टिविटी को एक सेट इन्वॉल्व करता है स्पेसिफिक गोल या ऑब्जेक्टिव के साथ। ये रिसर्च, प्लानिंग और एग्जीक्यूशंस को रिक्वायर करता है। सेमिनार क्या है? सेमिनार एक डिस्कशन या प्रेजेंटेशन होता है जिसमें एक एक्सपर्ट्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अपनी नॉलेज और इंसाइट शेयर करता है। ये यूजुअली इंटरेक्टिव होता है और पार्टिसिपेशन और ऑडियंस से क्वेश्चंस को इनकरेज करता है। पोस्टर प्रेजेंटेशन और इको क्लब क्या है? पोस्टर प्रेजेंटेशन एक विजुअल और कंसाइज मेथड है इंफॉर्मेशन को शेयर करने का जो एकेडमिक सेटिंग्स में यूज होता है, जिसमें रिसर्च फाइंडिंग या किसी टॉपिक के पोस्टर फॉर्मेट में दिखाया जाता है। किसमें दिखाया जाता है? पोस्टर फॉर्मेट में दिखाया जाता है ताकि डिस्कशन और क्वेश्चंस के लिए व्यूअर्स को इनवाइट किया जा सके। इको क्लब क्या होता है? इको क्लब जो हमारा है एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए काम करती है। ये बेसिकली एक्टिविटी और इनिशिएटिव इन्वॉल्व करती है जो इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल कंसिस्टेंसनेस को बढ़ावा देती है। मास मीडिया क्या है? मास मीडिया एक कम्युनिकेशंस का मीन्स है जो लार्ज ऑडियंस तक रीच करता है। इसमें टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और इंटरनेट जैसे वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया शामिल होते हैं।
मास मीडिया का इंपॉर्टेंट रोल होता है पब्लिक ओपिनियन को शेप करना और न्यूज और एंटरटेनमेंट कंटेंट को डिसमिनेट करना। सर आईसीटी, आईसीटी क्या है? आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें टेक्नोलॉजी और सिस्टम शामिल होते हैं जो इंफॉर्मेशन को मैनेज और कम्युनिकेट करने में मदद करता है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर और डिजिटल टूल्स। आईसीटी का मॉडर्न सिस्टम्स सोसाइटी में डेटा प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशंस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ये लोग। आईटी और आईसीटी, आईसीटी क्या है? आईटी का मतलब होता है कॉमन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होती है जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। और आईसीटी क्या होता है? ये आईटी के ब्रॉडर रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी को कवर करता है जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टूल्स के डेटा को एक्सचेंज और कोलैबोरेशन के लिए यूज करती है। व्हाट डू मीन बाय लर्निंग? लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें इंसान एक्सपीरियंस, स्टडी और टीचिंग के जरिए नॉलेज, स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग एक्वायर करती है। इसमें बिहेवियर चेंज होता है जो एक्सपोजर या रेपिटेशंस के कारण आता है। लर्निंग की प्रोसेस को कंप्रीहेंशन और एक्सपीरियंस के डाइवर्स सोर्सेज से इंश्योर किया, इनहेंस किया जा सकता है। टीचिंग क्या होता है? टीचिंग का मतलब है लर्निंग को फैसिलिटेट करना बाय इम्पार्टिंग नॉलेज, गाइडेंस देना और एक कंड्यूस इन्वायरमेंट बनाना जहां नई इंफॉर्मेशन या स्किल्स को एक्वायर किया जा सके। टीचिंग की एक इंटरनेशनल इंटरेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों बेनिफिट्स करते हैं, दोनों मिट करते हैं। वाई इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंस फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन? देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंटल एजुकेशन को इनहेंस करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करेगा, इंटरेक्टिव सिमुलेशंस प्रोवाइड करेगा, एजुकेशन एप्स प्रोवाइड करेंगे जो डिलीवरी ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन को बेटर बनाता है। हाउ डज टेलीविजन कंट्रीब्यूट टू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इशू इन मास मीडिया? सर, टेलीविजन एक पावरफुल मीडियम है जो डॉक्यूमेंट्री, न्यूज और प्रोग्राम के ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज होता है, जो इफेक्टिवली एनवायरमेंटल अवेयरनेस को प्रमोट करता है और डिसमेनिट करता है। हाउ कैन सोशल मीडिया बी यूज फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन को वाइडली शेयर करने में मदद करता है, डिस्कशन और एंगेजमेंट को फोस्टर करती है अमंग डाइवर्स ऑडियंस जो एनवायरमेंटल एजुकेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। व्हाट पर्पस डू ऑनलाइन फोरम सर्व इन एनवायरमेंटल एजुकेशन? ऑनलाइन फोरम्स इंडिविजुअल्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं और एनवायरमेंटल इशू डिस्कस कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट रोल ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोडक्टिव एनवायरमेंट। पहला है रेजिंग अवेयरनेस, दूसरा है इनकरेजिंग सस्टेनेबिलिटी, तीसरा है इंपावरिंग डिसीजन मेकिंग, प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, इंस्पायरिंग एडवोकेसी, इंगेजिंग यूथ, इन्फॉर्मिंग पॉलिसी। रेजिंग अवेयरनेस क्या है? ये इकोसिस्टम इंटरडिपेंडेंस और ह्यूमन इंपैक्ट की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया और बायोडाइवर्सिटी लॉस के जो इश्यू है ना उस पर ये रोशनी डालता है। इनकरेजिंग सस्टेनेबिलिटी क्या है? एनवायरमेंटल एजुकेशन लोगों को इको फ्रेंडली हैबिट्स को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट करती है, जैसे एनर्जी यूज को कम करना, वाटर को कंजर्व करना और ग्रीन प्रोडक्ट चूज करना। इंपावरिंग डिसीजन मेकिंग क्या है? इंडिविजुअल को नॉलेज और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल से इक्विप करता है जिससे वो इन्फॉर्म चॉइस बना सके और एनवायरमेंटल पॉलिसी के बारे में डिसीजंस ले सके। सर, प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी के सिग्निफिकेंस और थ्रेट को हाईलाइट करके इंडेंजर्ड स्पीसीज और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। इंस्पायरिंग एडवोकेसी क्या है? ये इन्वायरमेंट पैशंस को इंस्पायर करता है और कंपेनियन और ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वॉल्वमेंट को बढ़ावा देता है। इंगेजिंग यूथ क्या होता है? सोशल के थ्रू हम स्कूल से जुड़ सकते हैं, यंग इन्वायरमेंटल स्टीवर्ड्स को मैच्योर कर सकते हैं और उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्शंस के लिए मोटिवेट डेवलप कर सकते हैं। सर, इन्फॉर्मिंग पॉलिसीज क्या होती हैं? इन्फॉर्मिंग पॉलिसी जो होता है एनवायरमेंटल पॉलिसी के शेप करने में एनवायरमेंटल एजुकेशन के रोल होता है जो इन्फॉर्म और इंगेज सिटीजन्स को नर्चर्स करता है। सर, लाइफ लर्निंग प्रोसीजर्स मैं बता चुका हूं, इसमें लाइफ लर्निंग प्रोसेस आपको पता है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस क्या है? सेट क्लियर, आपकी जो ऑब्जेक्टिव है ना बहुत क्लियर होनी चाहिए। आप करंट स्किल्स पे ध्यान दो, बहुत जरूरी है। लर्निंग, एक सही लर्निंग पाथ सिलेक्ट करो, एक लर्निंग प्लान बनाओ,
नर्चर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सर। नर्चर क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? क्यूरियस माइंडसेट को कल्टीवेट करना पड़ेगा आपको, अनफैमिलियर सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा और नए आइडियाज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लिवरेज रिसोर्सेस, लर्निंग रिसोर्सेज को टैप करना, जैसे लाइब्रेरी हो गया, ऑनलाइन कोर्सेज हो गया, मेंटर्स और टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। रेगुलर प्रैक्टिस, अपने जो सीखते होने उसको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। रेपिटेशन और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से स्किल को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट, अपने प्रोग्रेस को पीरियडिकली रिव्यू करना पड़ेगा, लर्निंग प्लान को अडेप्ट करना पड़ेगा, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट एरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेटवर्क एंड कोलैबोरेशंस, लाइक माइंडेड इंडिविजुअल के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा। स्टे इन्फॉर्म्ड, रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड में अपडेट रहना जरूरी है, इंडस्ट्रीज न्यूज पब्लिकेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। एम्बैरेस मिस्टेक्स, मिस्टेक्स को लर्निंग एक्सपीरियंस का एक पार्ट के रूप में देखना पड़ेगा और फेल्योर से अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ को सीखना पड़ेगा। मेंटेन डिसिप्लिन, लर्निंग और सेल्फ जो इंप्रूवमेंट है ना, इसके लिए डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा और उसको अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। बच्चों बहुत जरूरी है। तो आपको ये समझ, लर्निंग तो आपको पता ही है लर्निंग क्या होता है। लर्निंग का मतलब है नॉलेज, स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग का स्टडी, एक्सपीरियंस या टीचिंग को जरिए एक्वायर करना। लर्निंग एक ट्रांसफॉर्मेशन या बिहेवियर में चेंज के रूप में मैनिफेस्ट होती है, जो एक्सपोजर, रेपिटेशंस या इंस्ट्रक्शंस के थ्रू होता है। ये आपकी एक्सपीरियंस और पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ाता है। गार्डनर मर्फी जो है, ये क्या बोला, टीम लर्निंग हर मॉडिफिकेशन को कवर करता है जो मेंटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। गेट्स क्या बोला, लर्निंग वो मॉडिफिकेशन है जो बिहेवियर में एक्सपीरियंस के जरिए होता है। वुडवर्थ क्या बोलता है, लर्निंग को किसी भी एक्टिविटी के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जो बिहेवियर को डेवलप कर सके। किंग्सले और गैरी क्या बोलता है, लर्निंग वो प्रोसेस है जिसमें बिहेवियर, प्रैक्टिस या ट्रेनिंग के जरिए चेंजेस होते हैं। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, फिर भी कुछ पॉइंट्स में आपसे शेयर करता हूं। लर्निंग एक ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस इन बिहेवियर के रूप में मैनिफेस्ट होती है। लर्निंग एक ऑनगोइंग लाइफ लॉन्ग प्रोग्रेशन या प्रोसेस है। लर्निंग एक यूनिवर्सल फिनोमिनन या प्रोसेस है। लर्निंग जो है इंटेंशनल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के तरफ डायरेक्टेड होती है। लर्निंग पास्ट एक्सपीरियंस की रिफॉर्मेशंस को इनकम्पास करती है। लर्निंग के जो एक्शंस और सराउंडिंग्स है ना, उसको एक अच्छा सा शेप देता है। लर्निंग एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफरेबल होता है। टीचिंग लर्निंग गोल्स को अटेनमेंट लर्निंग के प्रोसेस को डेवलप करता है, फैसिलिटेट होता है। प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट लर्निंग के एक्ट्स को फॉस्टर करता है। लाइफ गोल को अचीव करने के लिए लर्निंग बच्चों बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो होप सो आपको ये दोनों चैप्टर्स की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा दिया, बस इसको ध्यान से देख लेना है, सुन लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो बच्चों आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कहीं पर डाउट होता है तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों।